हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है हमारा कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हमने आज तक बहुत सारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स पढ़े, जितने भी अकाउंटिंग के रूल्स पढ़े, कॉन्सेप्ट्स पढ़े, हमने आज तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई है एक कंपनी की। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि अगर हमें कंसोलिडेट करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है तो वो कैसे बनानी है। फाइन, लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट अस अंडरस्टैंड द बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू द कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कौन करेगा कंसोलिडेशन? कौन सी ऐसी दो कंपनीज होंगी जिनको लॉ कहता है कि आप अपने फाइनेंशियल्स को कंसोलिडेट करके दिखाएं, ऐड करके दिखाएं, ग्रुप की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखाएं। टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट, लेट अस फर्स्ट कम एंड अंडरस्टैंड द टर्म्स होल्डिंग कंपनी एंड subsidiary company. There are two terms. One is holding company, another is subsidiary company. अब समझते हैं कि ये होता क्या है। A Limited and B Limited. There are two companies in the market, A Limited and B Limited. When the shares of one company, for example A Limited, when the shares of one company are taken by another company, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए। इस ए लिमिटेड ने कोई शेयर इशू किया, मार्केट में अपने शेयर्स बेचे, शेयर कैपिटल इशू की। नाउ अब एक और कंपनी जो मार्केट में है, उसने क्या किया, इस कंपनी के कुछ शेयर्स खरीदे। कितने शेयर्स खरीदे? ताकि ये कंपनी इस कंपनी की सब्सिडरी बन जाए। ध्यान से देखना, लॉ सेज देयर इज अ सेक्शन कॉल्ड एज सेक्शन नंबर 287, section 287 of the Companies Act. Section 287 of the Companies Act says that when a company takes more than 50% of voting rights, क्या कहता है? जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के 50% से ज्यादा के वोटिंग राइट्स को अपने पास ले लेती है, when a company acquires more than 50% of the voting rights of another company, then the company whose share capital has been acquired becomes the subsidiary company, and the company who acquires the share capital becomes the holding company. Clear? Section 287 of the Companies Act says, number 1 point, when does a company become the subsidiary? When another company acquires more than 50% of the voting rights of a company, it becomes the subsidiary of the company who is acquiring the voting rights. Voting rights कैसे एक्वायर किए जाते हैं? इक्विटी शेयर्स खरीद के। वोटिंग राइट्स कैसे लेंगे? इक्विटी शेयर्स खरीद के। तो मोमेंट बी लिमिटेड परचेजेस मोर देन 50% ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ए लिमिटेड, बी लिमिटेड बिकम्स द होल्डिंग एंड ए लिमिटेड बिकम्स द सब्सिडरी ऑफ बी लिमिटेड। फाइन, another point which is given over here. एक तो हमने पढ़ा that when the shares are taken. Second point is when any company controls the composition, when any company controls the composition of the board of directors of another company. A Limited के पास अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कॉम्पोजिशन को, इफ द कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स
is controlled by B Limited. A लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को B लिमिटेड कंट्रोल कर रही है, then B limited becomes the holding of A limited and A limited becomes its subsidiary. Clear? These are the two situations wherein section 287 says that one company will become the subsidiary of the other and the company which holds the shares or which controls the composition of the board of directors will become the holding company. Now, what do you mean by the term control? Let us understand what is meant by the term control. कंट्रोल का मतलब क्या है? जब हमने कहा कि A लिमिटेड का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कॉम्पोजिशन इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय B लिमिटेड, इट मींस कि इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन बैठेगा और किसको रिमूव किया जाएगा. The addition and the removal of a director is controlled by B limited. Fine. The term control means when the addition and the removal is controlled by B limited. उसको हम कहते हैं that the composition of the board of directors is being controlled by the other company. Fine. Now, when we talk now, ये चीज आपको समझ आ गई? ठीक है. अगर मैं इसको कंसाइज करके लिखूं, अगर मैं इसी को प्रॉपरली और कंसाइज करके लिखूं, so we know that what is section 287? Section 287 means wherein more than 50% voting rights are held by the other person, other company. सेक्शन 287 कंपनीज एक्ट का मुझे ये बताता है कि होल्डिंग कंपनी कब बनी और सब्सिडरी कंपनी कब बनी. फाइन. चलो अब इसी चीज को एक इलस्ट्रेशन से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ वन इलस्ट्रेशन. ठीक है. ABC लिमिटेड एक्वायर्स shares of XYZ Limited. Share capital acquired is 60,000. ठीक है. Date on which shares have been acquired is, say for example, 1st August 2019. Fine. Now, details of share capital of XYZ Limited is as follows. Share capital, say 10,000 shares at the rate 10 each, 1 lakh. Preference share capital 5,000 shares at 10 each, 50,000. ठीक है. पहले तो ये देखते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कौन सी कंपनी किसकी सब्सिडरी बन रही है. फाइन. लेट अस ट्राई एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन. क्या XYZ लिमिटेड ABC लिमिटेड की सब्सिडरी है भी है कि नहीं. फाइन. इज XYZ लिमिटेड सब्सिडरी ऑफ ABC लिमिटेड. ठीक है. ये हमने फाइंड आउट करना है. कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमने कंडीशन पढ़ी कि 50% शेयर से ज़्यादा अगर दूसरी कंपनी एक्वायर कर लेती है तो वो कंपनी होल्डिंग कंपनी बन जाती है.
फाइन। तो हम इसमें ये चेक करें कि अगर एबीसी लिमिटेड ने XYZ के शेयर्स खरीदे तो हैं 1 अगस्त 2019 को 60,000 रुपए की शेयर कैपिटल खरीदी है, 6,000 शेयर, 10 रुपए का एक शेयर, ये खरीदा तो है। लेकिन क्या ये खरीद कर ये XYZ लिमिटेड की होल्डिंग बन गई और XYZ लिमिटेड इसकी सब्सिडरी बन गई? हाउ विल बी टेस्ट? let us see how many shares have been acquired. Share capital acquired, or let us say not share capital, let us say number of shares acquired. कितने एक्वायर किए? 6,000 शेयर, ठीक है। टोटल शेयर्स हैं कितने? नाउ प्लीज बी केयरफुल, सिर्फ इक्विटी शेयर्स लेने हैं, प्रेफरेंस नहीं लेने। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 10,000। फाइन। परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कितनी आई? हाउ मेनी शेयर्स आर बीइंग हेल्ड बाय एबीसी लिमिटेड? 6,000 अपॉन 10,000 into 100, 60%. 60% शेयर्स XYZ लिमिटेड के ABC लिमिटेड ने ले लिए। Since 60% gives them rights of voting to the extent of more than 50%, hence ABC Limited is the holding of XYZ Limited. क्लियर? समझ आया? एक कंपनी ने शेयर्स इशू किए, मुझे ये पता करना है कि जिस कंपनी ने शेयर्स खरीदे हैं क्या उसने 50% से ज़्यादा इक्विटी शेयर्स खरीद लिए? अगर हाँ, then the company which is acquiring the shares becomes the holding. The company whose shares are being acquired, जिसके शेयर्स खरीदे जा रहे हैं, in our example it is XYZ Limited, this becomes the subsidiary. Clear? ये एक एग्जाम्पल है, ये एक एग्जाम्पल है। अब एक बात बताइए, 60% शेयर्स अगर XYZ लिमिटेड के ABC लिमिटेड के पास चले गए, लेकिन कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ABC लिमिटेड कंट्रोल नहीं कर रहा, तो भी क्या XYZ लिमिटेड सब्सिडरी बनेगी? The answer is yes. The answer is yes. Fine. Please open your copies. Start writing down the text that I'm going to dictate immediately now. Please write down section 287 of the Companies Act. लिखो. Section 287 of the Companies Act says that if, point number 1, if more than 50% voting rights of one company is held by another, now write down two words, directly or indirectly. If the share capital or the voting rights of one company is held by another company for more than 50%, either directly or indirectly. I'll explain the term directly and indirectly now. Second point, if the composition of the board of directors is controlled by another company, if the composition of the board of directors is controlled by the other company, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक वर्ड लिखिए और it is or, either of the condition has to get fulfilled, not both the conditions simultaneously. Fine. Then the company becomes the holding of the other company. Clear? चलो जी, अब हमने एक टर्म आपको अभी लिखवाई है. Please give me a second. In the meantime, I'll clear the board. Keep on listening to me, please. मैंने आपको एक टर्म अभी लिखवाई है in which I said
that either the shares can be held directly or they can be held indirectly. Fine. दो चीजें लिखी हमने. Directly का meaning क्या है? Directly means the question and the example that we just did. See here now, please, everyone. दो चीजें लिखी हमने. Directly, या तो शेयर्स डायरेक्टली हेल्ड किए जाएंगे और इनडायरेक्टली हेल्ड किए जाएंगे. When I say directly, it means A limited and B limited. ठीक है जी? A limited and B limited. A limited के more than 50% शेयर्स B limited के पास है. ये कंपनी डायरेक्टली इसके शेयर्स 50% से ज़्यादा होल्ड कर रही है, वोटिंग राइट्स होल्ड कर रही है. सेकेंड सिचुएशन इनडायरेक्टली मीन्स व्हेन more than 50% of the voting rights are held by B limited, not individually, but along with its other subsidiaries. एग्जाम्पल देखिए इसका. A लिमिटेड और B लिमिटेड, दो अलग अलग कंपनीज. एक कंपनी और है C लिमिटेड. C लिमिटेड इज द सब्सिडरी ऑफ B लिमिटेड. C लिमिटेड इज द सब्सिडरी ऑफ B लिमिटेड. C लिमिटेड के 50% से ज्यादा शेयर B लिमिटेड के पास है. B लिमिटेड के पास A लिमिटेड के 30% शेयर्स हैं और C लिमिटेड के पास A लिमिटेड के 25% शेयर्स हैं. अब मुझे एक बात बताइए ध्यान से देख के, क्या B लिमिटेड का कंट्रोल इन शेयर्स के ऊपर तो है ही है, साथ में इन शेयर्स के ऊपर भी है, बिकॉज दीज आर बीइंग हेल्ड बाय वन ऑफ इट्स सब्सिडरीज. Fine. This is the situation wherein B limited is exercising control over A limited not directly but also along with the subsidiary. ये होती है सिचुएशन जहाँ पे शेयर्स डायरेक्टली लिए जाए या इनडायरेक्टली लिए जाए. ठीक है. We have completed with the meaning under 287. We have completed the meaning under 287. आगे बात समझ लो. चलो, हमने अभी तक क्या किया कि एक होल्डिंग कंपनी होगी, एक सब्सिडरी होगी, 50% से ज़्यादा होंगे, या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कॉम्पोजिशन को कंट्रोल किया जाएगा. सिर्फ इक्विटी शेयर्स देखने हैं, और अगर इक्विटी शेयर्स 50% से ज़्यादा हैं तो जिसके लिए गए वो कंपनी सब्सिडरी है, जिसने लिए वो कंपनी होल्डिंग कंपनी है, या उसको पेरेंट कंपनी भी कहते हैं. नाउ जब हमारी सिचुएशन में होल्डिंग सब्सिडरी आ गई, नाउ द क्वेश्चन कम्स कि इनके फाइनेंशियल्स कैसे बनने हैं. ठीक है. इनके फाइनेंशियल्स कैसे बनने हैं. फाइनेंशियल्स दोनों कंपनी अपनी स्टैंड अलोन तो बनाएंगी ही, जो नॉर्मल फाइनेंशियल्स बनते हैं वो तो बनेंगे ही बनेंगे. उनके अलावा एक और फाइनेंशियल्स बनेंगे जो होल्डिंग कंपनी बनाती है, सब्सिडरी नहीं बनाती, होल्डिंग कंपनी बनाती है, जिसे कहते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ठीक है. उन्हें कहते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. जब सब्सिडरी कंपनी की फाइनेंशियल्स उसकी बैलेंस शीट को पेरेंट कंपनी होल्डिंग कंपनी के बैलेंस शीट के साथ लाइन बाय लाइन ऐड किया जाता है, तो एक और बैलेंस शीट बन के आती है जिसे कहते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट. फाइन. समझ आ गई बात. AS21 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 हमें ये बताता है कि हमने कंसोलिडेशन कैसे करनी है. फाइन. इट
tells us two things. Now let us see. AS21 हमारे को इस प्रोसेस में कैसे हेल्प करता है. Let us understand the role played by AS21. AS21 tells you two things. It tells the presentation of CFS. CFS means consolidated financial statements. Next, it tells the procedure to prepare the CFS. ठीक है, ये हमें पता है कि दोनों की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें बनाने हैं. कैसे बनाने हैं ये हमें AS21 बताता है. AS21 elaborately discusses that how and what procedure is to be followed. समझ आ गई बात. उसके अलावा वो ये भी बताता है कि सब्सिडरी की इन्वेस्टमेंट्स, सब्सिडरी में जो इन्वेस्टमेंट्स की गई हैं उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी. बट लेट अस ओवर हियर रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्फ टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट्स. दैट्स इट. फाइन. नेक्स्ट, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आता क्या क्या है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आता है बच्चों. बैलेंस शीट आती है, P&L आता है, नोट्स टू अकाउंट्स आते हैं और कैश फ्लो आते हैं. ठीक है. जब हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते हैं, कंसोलिडेटेड P&L बनाते हैं, इन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट और P&L के लिए नोट्स और फिर कंसोलिडेटेड कैश फ्लो बनाते हैं, इनको हम कह देते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स. क्लियर? आई गेस इट्स क्लियर इनफ. चलो जी, ये तो हमने छोटी सी चीजें पढ़ी कि हमारी ओरिजिनेट कहाँ से हो रही हैं चीजें. अब there are certain important terms that we have to understand. I'll do this in after a break of 2 minutes. You can also go and have water. Just give me 2 minutes. Right? चलो करें आगे. टर्म्स देखें. अब कुछ टर्म्स देखेंगे. इस चैप्टर में कुछ टर्म्स हैं. होल्डिंग हम पढ़ चुके हैं. होल्डिंग कंपनी कौन सी है. द कंपनी विच होल्ड्स द शेयर्स, द कंपनी विच कंट्रोल्स द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. सब्सिडरी कंपनी वी हैव डन. फाइन. We have done the meaning of consolidated financial statements also. Now, जब हम लोग कोई शेयर्स खरीद बेच रहे हैं, जब ABC लिमिटेड XYZ लिमिटेड के शेयर्स खरीद रही है. अब मुझे एक बात बताओ, कुछ शेयर्स तो XYZ लिमिटेड के ABC लिमिटेड ने खरीद लिए, ये होल्डिंग है, ये सब्सिडरी है. कुछ शेयर्स तो ABC लिमिटेड ने XYZ लिमिटेड के खरीद लिए. ये देखो, हमारे एग्जांपल में 60,000 शेयर्स तो ABC लिमिटेड ने खरीदे. लेकिन मुझे एक बात बताओ, जो बैलेंस इक्विटी शेयर्स हैं, जो बैलेंस इक्विटी शेयर्स हैं, which is 40,000, the balance equity shares which is 40,000, वो बाकी लोगों ने खरीदे, चाहे वो कोई इंडिविजुअल था, चाहे वो कोई कंपनी था. ठीक है. ये 40,000 रुपए के शेयर्स, 4,000 shares of 10 rupee each, these have been purchased by other people, other shareholders. These other shareholders, these
other shareholders are called as, these other shareholders are called as minority shareholders. समझ आ गई बात? जो शेयर्स मेरे होल्डिंग कंपनी ने खरीद लिए वो तो ठीक है, मैक्सिमम उन्होंने खरीद लिए, लेकिन जो माइनॉरिटी शेयर्स बच गए वो भी तो किसी ने खरीदे हैं, उन सभी शेयर होल्डर्स को कहते हैं माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स. फाइन. नेक्स्ट, वी हैव डन माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स. लेट अस डू वन मोर टर्म, डेट ऑफ एक्विजिशन. डेट ऑफ एक्विजिशन. व्हाट डू यू मीन बाय द डेट ऑफ एक्विजिशन? हमारी एग्जाम्पल में हमने किया that, please look into your notebooks everyone, we see we have done in our example that the shares were taken on 1st August 2019. The date on which the acquisition of the shares happened, the date on which the shares are acquired, that is the date of acquisition. So in our example it is 1st August 2019. ये भी जितना मैं समझा रही हूँ प्लीज इसको समझते जाओ. इसको प्रॉपरली आफ्टर दिस पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन आई विल डिक्टेट इन द फॉर्म ऑफ नोट्स, यू ऑल विल राइट, ताकि बाद में याद रहे. ठीक है, चलो जी. नाउ जिस दिन, अब ध्यान से देखो, अब हम जिस दिन शेयर्स एक्वायर हुए और उसके बाद के पीरियड को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. ध्यान से देखो प्लीज एवरीवन. मेरा साल XYZ लिमिटेड का फाइनेंशियल ईयर है. कब से स्टार्ट हुआ? 1 अप्रैल 2019. ठीक है जी. खत्म कब होगा? 31 मार्च 2020 को. और समवेयर हियर 1 अगस्त 2019 आई हैव एक्वायर्ड द शेयर्स. ठीक है. जो पीरियड डेट ऑफ एक्विजिशन से पहले का है, जो पीरियड डेट ऑफ एक्विजिशन से पहले का है उसे कहा जाता है प्री एक्विजिशन पीरियड. इसे कहा जाता है प्री एक्विजिशन पीरियड. जो पीरियड डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद का है उसे कहते हैं पोस्ट एक्विजिशन पीरियड. ठीक है जी. अब एक बात बताइए, इस टाइम पीरियड में कुछ प्रॉफिट्स कमाए होंगे मेरी सब्सिडरी ने, और इस टाइम पीरियड में भी कुछ प्रॉफिट्स कमाए होंगे मेरी सब्सिडरी ने. इन प्रॉफिट्स को नाम दिया जाता है, द प्रॉफिट्स आर कॉल्ड एज प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स और कैपिटल प्रॉफिट्स. प्लीज नोट डाउन वेरी केयरफुली. Pre-acquisition profits or capital profits. These are post-acquisition profits or the revenue profits. ठीक है. इनको यूज कैसे करना है वो भी समझाएंगे आपको. There are certain steps which we have to take. ठीक है. प्लीज इतना एग्जाम्पल एक बार नोट कर लो. Then I make you write the notes properly in the entire text of section 287, AS 21 and everything. ये terms आप दोनों नोट कर लीजिए. I guess the time is over. We need to stop over here. Fine. We will continue ahead of this from tomorrow. Please note till here and then you can leave for the class. Thank you everyone.